नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। स्पष्टीकरण और भी दिया है कि कल जो खबर चली कि उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मंत्री शब्द हटा लिया है, तो उन्होंने कहा कि यह तो हमने 15 अप्रैल को ही कर लिया था। मतलब जब सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी, बाकी मंत्रियों ने शपथ नहीं ली थी। और इसके साथ ही कल वह सम्राट चौधरी की कैबिनेट में भाग लेने भी गए थे। तो इसका आशय यह निकाला जा रहा है कि वह अभी मंत्री बने रहेंगे। बीजेपी की ओर से भी खबर आ रही है। कल देखिए दिल्ली में भारत मंडपम में अमित शाह टीवी के पत्रकारों से मिले थे, बाद में डिजिटल के पत्रकारों से भी मुलाकात हुई। मुझे भी जाना था, किसी कारणवश नहीं जा पाया। तो वहां जब उनसे सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी 6 महीने, मतलब 7 मई की तारीख पकड़ ले तो आगे के 6 महीने तो दीपक प्रकाश के लिए बनते ही बनते हैं। तो इसका आशय यह है कि बीजेपी भी दबाव नहीं देने जा रही है, लेकिन ऐसे में मंत्री बने रहना कितना औचित्यपूर्ण है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि निकट भविष्य में विधान परिषद की कोई सीट खाली होती दिखती नहीं है और बीजेपी इस मूड में है नहीं कि किसी दूसरे को इस्तीफा दिलाकर दीपक प्रकाश को मंत्री बना दे। तो देखिए, एक पक्ष तो यह है और इस पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। दूसरा पक्ष जो है, दूसरी खबर जो है कि आजकल पूरे देश में खबर ये कहाँ आती है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्ष जुट रहा है, जोड़ रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, कुनबा को। विपक्ष टूट रहा है, यह खबर आती ही आती है। टीएमसी के सांसदों ने कल किस तरीके से बैठक की और भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया, यह भी देखने को मिला। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कल इंडिया अलायंस की कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, बाकी अन्य नेता जो हैं, और इस बड़ी बैठक का फलाफल क्या निकला? क्या ये इंडिया अलायंस वाले बीजेपी से लड़ने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं, या यूं ही बस बैठक करते रहेंगे और बयान जारी करते रहेंगे? बयान जारी करने से बीजेपी के खिलाफ तो लड़ा नहीं जा सकता है, विपक्ष मजबूत होगा नहीं, कुनबा बिखरता चला जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। शुरुआत इंडिया अलायंस से ही कर ले अजीत जी। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। इंडिया अलायंस जी। इंडिया ब्लॉक की कल बैठक हुई और जिसमें 25 कहा गया कि 25 पार्टियों के लोग आए हैं। 23 दल के लोग आने थे, कहा गया कि 25 पार्टियों के लोग आए हैं, लेकिन उसके पहले ही कई लोगों ने मना कर दिया था जो नहीं आए। डीएमके ने मना कर दिया था। जैसे डीएमके ने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंक दिया, अचानक हम लोग जी। चुनाव हार गए तो कांग्रेस ने छोड़ दिया, टीवीके के साथ चले गए, तो वो नहीं आए। डीएमके नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अलग हो गए हैं इंडिया ब्लॉक से, तो आम आदमी पार्टी नहीं आई। लेकिन इसके अलावा जो पार्टियां हैं वो पार्टियां हम्म। जुटी और उनने बड़े वहां गिले शिकवे हुए, बड़ी शिकायतें हुई, सबने एक दूसरे की बातें, ये चूंकि 2 साल के बाद बैठक हो रही थी, मतलब बताइए, 2024 दो का साल चुनाव। के बाद बैठक कर रहे हैं, 2 साल के बाद क्या लड़ेंगे बिल्कुल ये लोग? क्या लड़ेंगे वही। ये लोग? और 2 साल पहले जून में ही बैठक हुई थी, जब चुनाव के नतीजे आए थे उसी समय बैठक हुई थी, और उसके बाद फिर कोई बैठक नहीं हुई अपोजिशन के हम्म। अलायंस की। उसके बाद कितने ही चुनाव हुए। देखिए, वो एक मोमेंटम था, वो एक मोमेंटम उस समय अपोजिशन को मिला था। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर रुक गई थी, तो एक बड़ा मोमेंटम था। अगर ये लोग साथ मिलकर के चलते तो देखिए उसके बाद तमाम स्टेट के इलेक्शन हारते गए ये लोग। बीजेपी चुनाव जीतती गई स्टेट की हर हम्म। इलेक्शन में। एक झारखंड अपवाद था जहां नहीं जीत पाई। तो वो अभी 2 साल के बाद बैठक थी, और इस बीच में बहुत चीजें, बहुत घटनाक्रम हुआ था जिस पर एक दूसरे से शिकायतें की लोगों ने। जैसे हम्म। लेफ्ट ने कहा राहुल गांधी को कि भाई आपने केरल में आकर के और कह दिया कि लेफ्ट और बीजेपी मिल गए हैं। ये क्या कहने की बिल्कुल। बात की? आपने पिनराई विजयन के लिए कह दिया कि वो बीजेपी के साथ मिली भगत है और इसलिए उनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है, तो अब तो ईडी का छापा पड़ गया। तो जी। ये शिकायत उनकी थी। तो इस तरह के सबने, जैसे इन्होंने शिकायत की, अखिलेश यादव ने, टीएमसी के लोग नहीं थे, लेकिन अखिलेश हम्म। यादव ने शिकायत की कि भाई डीएमके वालों के साथ अच्छा नहीं किया आपने, आम आदमी हम्म। पार्टी को भी साथ लेना चाहिए है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कैसे साथ लेना चाहिए? अब अगले साल पंजाब में चुनाव है, तो कांग्रेस और आप मिलकर थोड़े लड़ेंगे, वहां तो एक बिल्कुल। दूसरे से लड़ना है दोनों को। एक सत्ता पक्ष है, एक मुख्य विपक्षी दल है। तो ये हम्म। कंट्राडिक्शंस हैं अपोजिशन की पार्टी के। लेकिन असली ममता बात बनर्जी की शिकायत भी होगी, ममता बनर्जी की ममता शिकायत भी होगी। ममता बनर्जी के साथ असल में क्या है कि उन्होंने शिकायत कर दी थी पहले कि हमको जो राहुल गांधी ने कैसे कहा कि हम जो मेरी वजह से बीजेपी को रास्ता मिला है तमिल यहाँ पश्चिम बंगाल में। लेकिन हम्म। चुनाव हारने के बाद वो अब एक सोलेस तलाश रही, वो तलाश रही है कि एक कंधा जिस पर रख के रो सकें और जो हम्म। साथ लेकर के उनको चल सके। तो उनको उम्मीद है कि कांग्रेस और इन सब अलायंस में उनको
साथ मिलने से ताकत आएगी। और ये अच्छी जी। बात आपने ये इसमें हुआ ये हुई है कल कि दीपांकर हम्म, भट्टाचार्य ने जो सीपीआई माले के मालिक। जनरल सेक्रेटरी हैं, कल वो बैठक में मौजूद थे और वो हम्म, एकमात्र नेता लेफ्ट के वो थे जिन्होंने आगे बढ़ के कहा कि ममता बनर्जी अभी मुश्किल में है तो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, जी। हम लोग हमेशा कहते हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य वो नेता हैं जो मोस्ट सेंसिबल लीडर कोई है अगर अपोजिशन में, तो उसमें एक दीपांकर भट्टाचार्य है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमेशा सेंस की बातें करते हैं और वो हमेशा उनका एक टारगेट है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो कैसे लड़ना है। तो उस अब कल ग्राउंड की जीरो की बैठक, बात करते हैं, जनसंघर्ष की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जनता के साथ संघर्ष की बात करते हैं। देखिए, वह दूसरे किस्म के नेता हैं और दिखावटी बातें नहीं करते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ने की बातें नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, जी। जब बल्कि ये लेफ्ट के लिए बड़ा जोखिम का काम है कि ममता बनर्जी को कहिए, ममता बनर्जी की वजह से वो सारा लेफ्ट का तिलिस्म खत्म हुआ। हम्म, उन्होंने ही 2011 में जब हराया पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट खत्म हुआ, उसके बाद त्रिपुरा में खत्म हुआ, अब केरल में भी सत्ता से बाहर है। इसके हम्म, बावजूद उन्होंने कहा कि आज संकट में है वो, तो हम लोग को उनकी मदद करनी चाहिए, वो बीजेपी से लड़ेंगी वहां। तो एक जी। दीपांकर भट्टाचार्य ने उनका समर्थन किया, सोनिया गांधी ने गले लगाया। असली तस्वीर कल की ये थी कि सोनिया गांधी ने गले लगाया ममता हम्म, बनर्जी को, उनको भरोसा दिलाया कि हम लोग आपके साथ हैं। तो ये गिले हम्म, शिकवे हुए जब जब अखिलेश यादव ने शिकायत की कि आपने लेफ्ट के लिए ऐसा कैसे कह दिया, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारा बयान राजनीतिक था, किसी हम्म, विचारधारा के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं था। तो ये सब बातें हुई। लेकिन जी। असली बात ज्ञानेश्वर जी वो है जो आपने कही कि अपोजिशन क्या लड़ने की तैयारी में दिख रहा है, अपोजिशन क्या एकजुट होकर के मुकाबला करने की तैयारी में दिख रहा है। ऐसा हम्म, बिल्कुल ही नहीं है। अपोजिशन में इतनी असहमति है, आपस में तालमेल की इतनी कमी है कि उसको वो साफ में दिखने लगता है। और बीजेपी हम्म, जैसी पार्टी है ज्ञानेश्वर जी, कल पूरे उस इलाके में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलाके में जहां बैठक हो रही थी, वहां से हम्म, लेके के अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है था पुराना, अब तो हट गया वहां से, वहां हम्म, तक अचानक रहस्यमय तरीके से सैकड़ों होर्डिंग्स लग गई थी, पोस्टर्स लग गए बताइए। थे, और उन जी। पोस्टर्स पर सहयोगी पार्टियों के नेताओं के बयान थे जो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ दिया था। हम्म, जैसे जैसे शरद पवार ने कभी कहा था कि राहुल की राजनीति में कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, हम्म, तो इसका बड़ा हम्म, कटआउट लगा करके चारों तरफ लगा दिया गया कि शरद पवार ने राहुल गांधी के बारे में ऐसा कहा। लेफ्ट ने बताइए। कहा, पिनराई विजयन ने कहा था एक बार कि राहुल गांधी में उतनी भी समझ नहीं है जितनी एक सामान्य कार्यकर्ता में होती है, तो इसके भी होर्डिंग हम्म, लगा दिए गए थे। तो ये सब हम्म, बीजेपी ने कराया था। बाद में अचानक नींद खुली तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, उन्होंने उस पोस्टर को उतारा, लेकिन तब हम्म, तक ये बता दिया था बीजेपी ने एकदम बड़े सटल तरीके से कि इतना कंट्राडिक्शन अपोजिशन में है कि आप भले बैठे रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। जो अभी अभी बिल्कुल। गुजरे बशीर बद्र साहब, जो जिनका एक शेर था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, तो उसी हम्म, तरह का मामला है कि दिल आपका नहीं मिला हुआ है और हाथ मिलाने की मजबूरी है। तो हम्म, ये कंट्राडिक्शन बीजेपी ने होर्डिंग पोस्टर लगवा करके, उसमें किसी का नाम नहीं था कि किसने लगाया, तो जी। ये वहां दिखा, ये सब कमी है। लेकिन हम्म, अब जो सबसे सबसे जो चुभने वाली बात है, मतलब अपोजिशन से जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, हम्म, जब मीटिंग 2 घंटे की खत्म हुई तो बाहर आकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 चीजों पर सहमति बनी है। हम लोगों ने कहा कि जी। बहुत अच्छी बात है। तो 2 हम्म, चीजें तो ऐसी हैं जो पॉलिटिकल हैं, जिन पर एक सहमति हम्म, बनी कि अब हर 2 महीने में मीटिंग होगी। तो ये तो कोई अच्छा। बात नहीं, आप करिए 2 महीने में मीटिंग। अगली मीटिंग की डेट भी तय हो गई है कि 8 अगस्त को हैदराबाद में मीटिंग होगी। फिर हम्म, एक तय किया गया कि कि मानसून सत्र में हर दिन जो है कार्यवाही शुरू होने के पहले अपोजिशन की बैठक होगी। तो हम्म, ये भी पहले से होता आया है, हर दिन सत्र के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक होती है 10 बजे, 11 बजे जी। से कार्यवाही शुरू होती है। तो ये 2 बातें थी, और 3 बातें थी, 3 ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, 3 जो सबसे हम्म, बड़े मुद्दे हैं ज्ञानेश्वर जी आज देश के, उसके बारे में। उसमें हम्म, पहला मुद्दा कहा गया कि एसआईआर को लेकर के, मतलब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाता हम्म, सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, उसको हम्म, लेकर के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी जाएगी उसकी निष्पक्षता के लिए। बताइए, क्या आप बताइए। जी। चिट्ठी लिख करके, आंदोलन की चिट्ठी लिख करके आप राजनीति करेंगे? हाँ, हाँ, चिट्ठी लिख के, वो भी चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है हाँ? आपको चिट्ठी लिख करके क्या चीफ मतलब जस्टिस होता है? से? आप अभी चुनाव आयोग को आरोप लगाते हैं, फिर राहुल गांधी जी। कहते हैं अचानक एक दिन की हमको मुख्य चुनाव आयुक्त हमको मैसेज करते हैं, अंदर से हुँ, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है, सारे लोग हमको चिट्ठी लिख रहे हैं, सबको सब हमको मैसेज कर रहे हैं। और दूसरे दिन हुँ, आप कहते हैं चुनाव आयोग मिला हुआ है, सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। और जब हुँ, सब लोग बैठते हैं 25 पार्टियां, तो कहते हैं कि हम लोग चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे। हुँ, ज्ञानेश्वर जी, यही एसआईआर था ना जो बिहार में सबसे पहले हुआ, और राहुल गांधी 15 दिन सड़क पर घूमे थे। तब भी हम लोगों बिल्कुल। ने कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, मतलब एसआईआर का था पश्चिम बंगाल में, वहां आपने एक जी, शब्द नहीं कहा। पश्चिम हुँ, बंगाल में 27 लाख नाम ज्ञानेश्वर जी तार्किक विसंगति के नाम पर कटे हैं।
जो 63 लाख नाम कटे उसके ऊपर से 27 लाख नाम, और वो तार्किक विसंगति वालों के नामों की जांच हो रही है, दस्तावेज दे करके न्यायाधिकरण बनाए गए, 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उसमें 60% को मंजूरी मिल जा रही है। वो लोग भी बताइए। मौजूद हैं, उनके दस्तावेज भी मौजूद हैं, और 60% का दस्तावेज सही पाया जा रहा है। इसका मतलब 27 लाख में से 22 लाख नाम गलत तरीके से कट गए हैं। तो वो 22 लाख अगर वोटर लिस्ट में होते तो नतीजा दूसरा भी हो सकता था। तो ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। इशू है जिस पर आपको लड़ना है, जिस पर आंदोलन करना है, जिस पर आपको सड़क पर उतरना है। तो आप कह रहे कि हम चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने से कब राजनीति हुई है ज्ञानेश्वर जी? अभी हमको जब ये चिट्ठी क्या की बोल बात रहे आई तो हमको गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता याद आ गई। हमारे ही जिले के हमारे ही जिले के कवि थे चंपारण के गोपाल सिंह नेपाली। उन्होंने नेहरू जी के लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि तुम उड़ा कबूतर अंबर में संदेश शांति का देते हो, चिट्ठी लिख कर रह जाते हो जब कुछ गड़बड़ सुन लेते हो, कब नाव राष्ट्र की पार लगी है कागज के पतवार से, ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से शासन चलती तलवार से। तो ये उन्होंने कहा था कि चरखा चलता है हाथों से, शासन तलवार से चलती है। कागज को चिट्ठी लिख देने से कोई गड़बड़ हुई, चिट्ठी लिख देने से कुछ नहीं होता है। तो जब शासन तलवार से चलती है, वैसे विपक्ष जो है सो सड़क पर उतर के आंदोलन करता है। तब विपक्ष की शोभा यही है कि वो सड़क पर उतर के आंदोलन करे। और शासन का मतलब है कि आप सख्ती के साथ, अपने इकबाल के साथ, अपनी साख के साथ शासन चलाएं। तो इकबाल के साथ, सख्ती के साथ सरकार तो शासन चला रही है, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो आप धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप करेंगे हम चिट्ठी लिखेंगे चीफ जस्टिस को एसआईआर पर। अब उसके बाद आइए ज्ञानेश्वर जी, दूसरा क्या आज के तारीख में जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो बच्चों की है, छात्रों का मुद्दा है कि सीबीएसई के 12th के सवाल आपके यहाँ उत्तर पुस्तिका देखने में इतनी गड़बड़ी हुई है कि हर 4 में से एक बच्चे ने ज्ञानेश्वर जी इवेल्युएशन के लिए आवेदन दिया, अपनी कॉपी मंगाई, और उनमें से हर 4 में से एक बच्चे ने अपना वो पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा है। मतलब 1,60,000 बच्चे अपनी कॉपी चेक कराएंगे। 4,04,000 ने आवेदन दिया था, 1,60,000 कॉपी चेक कराएंगे। क्या हाल हो गया देश का? क्या हो गया देश का? मतलब ये सीबीएसई का मामला है। आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू की और बच्चों को ऐसा बुरी हालत में आपने डाला है। क्या बीत रही होगी उन बच्चों के ऊपर कि 90 परसेंटाइल उनको जेई मेंस में आया हुआ है, जेई एडवांस के लिए वो सिलेक्टेड हैं, और उनको 12th की परीक्षा में 75% मार्क्स नहीं। 90 परसेंटाइल जेई में जो आया है उसको 69%, 70% मार्क्स आया हुआ है। और पता चल रहा है कि किसी की कॉपी छूट गई, किसी के 10-10 सवाल को चेक ही नहीं किया गया, किसी के एक ही पन्ने 2-2, 3-3 बार स्कैन हो गए, किसी के 4-4 पन्ने छूट गए, किसी के नाम के साथ दूसरे की कॉपी लगी हुई है। ये इतना बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है नीट की परीक्षा का पेपर लीक, जिस पर दोबारा एग्जाम होने जा रहा है। ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, और इस पर कल अपोजिशन ने तय किया कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? वही तो, कैसे मांगेंगे जी। और कॉकरोच जनता पार्टी वाले अमेरिका से आकर आंदोलन कर रहे हैं। वही अमेरिका से आकर के। और जब उसने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक हैंडल बनाया तो 2.25 करोड़ लोग, अब तो 2 करोड़ 27 लाख हो गए हैं लोग, जुड़ गए आनंद फानंद में उस इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम आपको पता है कि युवाओं का मीडियम है। हम लोग का मीडियम अभी भी एक्स है, मतलब ट्विटर है या फेसबुक है, युवा अभी उसी पर है। तो युवाओं के अंदर जो असंतोष है आज के समय की, जिससे जो उनकी नाराजगी है, उनका गुस्सा है, वो उसमें प्रकट हुआ कि 2 करोड़ 27 लाख लोग उसके मेंबर हो गए। और इस 40 डिग्री की गर्मी में ज्ञानेश्वर जी हजारों लोग जंतर मंतर पर आए विरोध करने, जिसमें 17-18 साल के युवा भी थे, जिनकी परीक्षा मुश्किल में पड़ी हुई है, नौकरी के वाले लोग हैं, वो सब लोग आए थे। और दीपांकर भट्टाचार्य वहां मौजूद थे, सोनम वांगचुक मौजूद थे, एनी राजा मौजूद थी। मतलब कांग्रेस को छोड़ करके अपोजिशन के दूसरे नेता वहां मौजूद थे। और 5 घंटे 5.5 घंटे इस गर्मी में लोग वहां टिके रहे। और जो अपोजिशन की 25 पार्टियां हैं, उनके नेता बैठ करके कह रहे हैं कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही रही कॉकरोच जनता पार्टी। उसने तो पिटीशन लगाया जिस पर 7 लाख लोगों ने साइन किया उस पिटीशन के ऊपर। आप क्या चला रहे हैं मांगने का, इस्तीफा मांगने और आप में बैठ करके इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे इस्तीफा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी सरकार इस्तीफा ले लेगी। वही इस्तीफा दे देंगे उसे। हाँ भाई मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में भी अगर इस्तीफा हो जाएगा तो आप कहिएगा कि हम ही ने कहा था, हमने मांग की थी। अरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका काम है सड़क पर उतर के इस बात के लिए आंदोलन करना, बच्चों का, छात्रों का मुद्दा उठाना। आप नहीं उठा रहे। और सार्थक सिद्धांत जो झारखंड का ही लड़का है 17-18 साल का, जिसने पूरा एक्सपोज किया सीबीएसई को एक वीडियो बना करके, उसको दिल्ली बुला करके राहुल गांधी ने अपने ड्राइंग रूम में बात की और उसका वीडियो शेयर किया। ये आंदोलन है राहुल गांधी का। नेता प्रतिपक्ष आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके और वीडियो बना लीजिएगा सार्थक के साथ, और समझिएगा कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपका कर्तव्य पूरा हो गया अपोजिशन के नाते। तीसरी बात जो ज्ञानेश्वर जी कल इन लोगों ने तय की, वो कहा कि महंगाई और बेरोजगारी। अब देखिए कितनी बड़ी महंगाई हुई है, कितनी बड़ी महंगाई है। मतलब पेट्रोल डीजल के दामों में 7.5 रुपए अभी तक बढ़ोतरी हो चुकी है।
और हम्म। 6 रुपए से ज्यादा, 7 रुपए से ज्यादा सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। 3100 रुपए में आज कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है, और सामान्य सिलेंडर जो 14 किलो वाला है वो भी 950 से ज्यादा में मिल रहा है। हाँ, उज्ज्वला योजना बिहार में तो 1000 रुपए से अधिक हो गए। 1000 रुपए से ऊपर मिल रहा है, और जी। उज्ज्वला योजना में जो पहले 9 सिलेंडर मिलते थे अब 4 मिलेंगे। जी। और ये इसलिए होगा क्योंकि गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो महंगाई इतनी बड़ी है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, और उसके लिए अपोजिशन के 25 नेताओं ने तय किया कि हम लोग सरकार से कहेंगे कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सोचिए, सोचिए, अब बताइए सोचिए। क्या राजनीति है भाई, ये क्या राजनीति है कि आप कह रहे हैं कि हम्म। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और उस हम्म। सर्वदलीय बैठक में क्या होगा? आप आप सब पकड़ दलीय के बैठक बुलाने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते, सड़कों पर उतरते क्यों नहीं? और नहीं। याद कीजिएगा 2014 के बाद से इन लोगों ने कौन सा आंदोलन किया है जो सड़कों पर दिखाई पड़ा है? और मतलब 1 रुपए और 2 रुपए की कीमत बढ़ती थी तो सुषमा स्वराज से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर सब लोग सड़क पर कैसे उतरते थे, शीला ईरानी से लेकर, वह भी दिन याद होगा। पिछले कई वर्षों में विपक्ष का आंदोलन हम लोगों ने देखा है क्या? नहीं हुआ है, कब इसी पर आंदोलन ही होते थे, महंगाई और जी। बेरोजगारी के नारे लगते थे कि जो सरकार हम्म। महंगाई न रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार हम्म। निकम्मी है वो सरकार इस्तीफा दे, बदलनी है। वो सरकार बदलनी है, ये नारे हम्म। लगते थे। और 77 में वो सब हम लोग देखे ना कि तेल और चीनी की महंगाई के ऊपर सरकार चली गई थी। बिल्कुल। तेल और चीनी की बिल्कुल। महंगाई हुई, और उसके बाद जो है 98 में प्याज की महंगाई पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई थी। तो जी। बिल्कुल। महंगाई पर सरकारें जाती थी, बेरोजगारी पर हम्म। सरकारें जाती थी। और आप कह हम्म। रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहेंगे सरकार को, और सरकार मान लीजिए सर्वदलीय बैठक बुला देगी, तो पार्लियामेंट की एनेक्सी में आप अपने मतलब एयर कंडीशन ड्राइंग रूम से निकलेंगे, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ करके, और पार्लियामेंट की एनेक्सी में एयर कंडीशन चैम्बर में पहुंच जाएंगे, जहां आपकी मीटिंग हो जाएगी, चाय पकौड़े खाते हुए आप सरकार से कहेंगे कि महंगाई बहुत बढ़ गई। सरकार कहेगी कि हम आजकल कंट्रोल तो करने की चाय कोशिश पकौड़े करें। वाली तस्वीरें आजकल चाय पकौड़े वाली तस्वीरें आ रही हैं श्रीनगर से, पहलगाम से। जितनी संसदीय समितियां हैं उन हाँ, सब सबों की पहलगाम। बैठकें हाँ। जो है वह लगा दी गई है जम्मू कश्मीर में। और हम्म, वैष्णो देवी की यात्रा कीजिए, उसके बाद पहलगाम के रमणीक स्थलों का आनंद हम्म, लीजिए, चाय पकौड़े खाइए। तो सांसद तो इसी में सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। और सर्वदलीय बैठक देखिए, आप तो रमणीक स्थलों पर घूम रहे हैं, जनता महंगाई की मार सह रही, किसको हाँ, फिक्र है, किसको फिक्र है? किसको कोई फिक्र नहीं, वही कह रहे। तो ये तीन बातें ज्ञानेश्वर जी, कि एसआईआर पर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे, नीट हम्म। और सीबीएसई की गड़बड़ी के मामले में भी इस्तीफा मांगेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, और महंगाई बेरोजगारी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कहेंगे। इसमें हम्म। आंदोलन का तत्व कहाँ है? जन बिल्कुल। आंदोलन जब इतना बड़ा इशू है, इस पर आपको जन आंदोलन खड़ा करना था, लोगों को जागृत करना था। लोग अभी गुस्से में हैं, लोग हम्म। असंतोष में हैं, लोगों को लग रहा है कि अलग अलग कारणों से लोग परेशान बिल्कुल। हैं। और ये हम्म। परेशानी अभी कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी। लोग रुपया गिर करके 100 के करीब पहुंच गया, 97 की तरफ बढ़ रहा है, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आप एक आध हम्म। ट्वीट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है, इसी की जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो शेयर कर देते हैं, जब वो कह रहे थे कि 58 रुपया में $1 मिलता था, तब कह रहे थे कि कितना कितना देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। आज हम्म। 97 रुपए का $1 है। उनसे पूछिए जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या जिनको अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, जिनको बाहर इलाज के लिए भेजना है, जो बाहर से सामान बिल्कुल। खरीद रहे हैं, आप पूछिए उन लोगों से। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट में हमको फायदा होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कितना होता है? हम हम्म। 30 रुपए का, अगर 30 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो 70 रुपए का सामान इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट का बिल देखिए कितना होता जा रहा है, हमारा तेल का बिल कितना बढ़ बिल्कुल। गया। हम लोग ब्लीड कर बिल्कुल। रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हो रहा है, और हम्म। विपक्ष को कोई चिंता इस बात की नहीं। आप सर्वदलीय बैठक के लिए कहेंगे, बैठक होगी, अरे आंदोलन होना चाहिए, सड़क पर निकलना चाहिए आपको, इस समय ये मौका है। तो ये हम्म। अपोजिशन का, ऐसा अपोजिशन हमने आज तक नहीं देखा ज्ञानेश्वर जी, जो इतने इतने क्राइसिस के समय में इतना मौका उसको मिला हुआ है, और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलवानी है, इस्तीफा मांगना है और चिट्ठी लिखनी है। ये इसी अपोजिशन का का राजनीति। परिणाम न है जी, इसी का परिणाम न है कि जब इनकी बैठक चल रही थी, इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही थी, उधर टीएमसी के 20 सांसद भी बैठक कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो आपका क्या हाल हो गया? यह तो आपके सांसद ही बता रहे हैं कि देखिए आपके साथ संघर्ष करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि आपने संघर्ष का रास्ता ही छोड़ दिया है। जैसे ही सत्ता में आते हैं दूसरे काम में लग जाते हैं और फिर संघर्ष भूल जाते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एकदम ठीक सही बात है ये। अगर आप सड़क पर उतर के, ममता बनर्जी जब सत्ता में नहीं आई थी, 91 से लड़ हम्म। रही थी, 1998 में उन्होंने पार्टी बनाई, 2011 बिल्कुल। में सत्ता में आई, तो 98 से 2011 मतलब 13 साल उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया, तब भी लोग उनके साथ थे। जी। ये सब लोग जो आज छोड़ करके जा रही हैं, सब लोग उनके साथ थे। हम्म। अब आज छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको लग गया कि आप लड़ नहीं सकती। अपना सत्ता का बिल्कुल। लालच है, सत्ता का मोह है, वो अपनी चीजें हैं उनके पास, अब सत्ता से बाहर कोई नहीं रहना चाहता है। लेकिन हम्म। उनको, उनकी ये उम्मीद टूट गई कि आपके साथ अब सत्ता में आ सकते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल। लोग छोड़ रहे हैं। पहला हम्म। चुनाव जब कांग्रेस हारी थी 2014 में, तो 19 तक लोग नहीं छोड़ के गए थे।
लेकिन जी। जब देखा उन्होंने कि 5 साल में अपोजिशन के नाम पर अपोजिशन की तरह कोई काम नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और 19 में फिर उसी बुरी तरह से हारे, तब लोगों को लग गया कि अब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, तो इसलिए हम्म। छोड़ते छोड़ते चले गए। आज की हम्म। तारीख में ज्ञानेश्वर जी ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज का जो अपोजिशन है वो हम्म। वरदान की तरह है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। हाँ, वो बिल्कुल। वरदान की तरह। आप हम्म। उनकी अपनी तैयारियां हैं, वो जिस अंदाज में लड़ते हैं, आप उनको मैच करने के लिए, हम लोग मैचिंग ग्रांट सुनते हैं कि कई हम्म। योजनाएं होती हैं कि भारत सरकार जितना पैसा देगी उतना बिहार सरकार को भी एक मैचिंग ग्रांट देना होगा, तो भारत सरकार पैसा देगी। तो अब हम्म। जितना वो कर रहे हैं उसका 10% भी तो आप करिए उनको मैच करने के लिए। बिल्कुल वो जितनी बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं आप उसका 10% भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम्म। वरदान की तरह है अपोजिशन। और टीएमसी का देखिए, टीएमसी का तो ये बुरा हाल हो गया कि 60 एमएलए टूट गए हैं। जो 20 एमएलए ममता बनर्जी के पास बचे हुए हैं उसमें से 10-12 एमएलए ऐसे हैं जो जाना चाह रहे हैं, बीजेपी ले नहीं रही है। हम्म। वो भी जाना चाह रहे हैं, अच्छा। लेकिन उनके अच्छा। उनका रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा दागदार है, तो उनको नहीं ले रहे हैं कि इनको अभी लेने से बदनामी हम्म। हो जाएगी, तो वो भी नहीं ले रहे हैं। मतलब वो 60 लोगों वाली टीम भी नहीं ले रही। और एमपी बिल्कुल। जो है वो 20 की बात हो रही है, 22-23 एमपी चले जाएंगे। हम लोग के प्रदेश के हम्म। भी 2 लोग तृणमूल कांग्रेस से एमपी हैं। उसमें एक लगता है कीर्ति आजाद नहीं जाएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा चुपचाप हमको लगता है कि वो उधर चले का रास्ता जाएंगे। पकड़ सकते हैं। हाँ, हम्म। क्योंकि हो सकता है तो जो बातें चल रही हैं दिल्ली में ज्ञानेश्वर जी, वो हो सकता है कि वो, अब उनकी 82-84 साल उम्र हो गई है और 3 साल हम्म। के बाद वो वहां से आसनसोल से लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। तो उनके दिमाग में एक होगा कि अभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, अगली बार शायद रविशंकर प्रसाद नहीं लड़े पटना सिटी में, तो बेटे के लिए टिकट ऐसा मांगे कहेंगे। बीजेपी से। तो नहीं, बेटे के लिए टिकट। वहां तो नितिन नवीन लड़ेंगे। देखिए, अब नजर वहां होगी कि जब नितिन नवीन पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, सांसद बन जाएंगे लोकसभा के, तो राज्यसभा की जो सीट खाली होगी तो शत्रुघ्न सिन्हा उधर नजर रख सकते हैं, हाँ, वही पृथ्वीराज उधर ही सिन्हा नजर की होगी। नजर होगी। और देखिए ममता बनर्जी की क्या हालत हो गई, सत्ता से हटते ही विधायक टूट गए, सांसद टूट रहे हैं, और बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ हाथापाई, और कोई आंदोलन नहीं, कोई विरोध नहीं। मतलब जो ममता स्ट्रीट फाइटर मानी जाती है, जो उनके भतीजे को पीट दिया जा रहा है, लेकिन बोलने वाला और साथ में खड़े होने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, हमने कई बार ज्ञानेश्वर जी नेशनल चैनल्स पर जहां हम कई बार गए, कई जगह हमने कहा कि बिहार में 25 एमएलए हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव के सामने ये कोई हाथ उनको नहीं देखिए, लगा छू सकता के देख तेजस्वी लीजिए, यादव को। छू के अकेले देख भी निकल लीजिए, जाए तो कोई छू नहीं सकता। हाँ, अकेले नहीं भी छू निकल जाए सकता। तो भी कोई नहीं कर सकता। इतने दिनों से जी। हार रहे हैं, सत्ता से बाहर हैं, 22 सीट हम्म। पर थे, तब भी लालू यादव निकल जाए तो लोग हुजूम जुड़ता था और लोग उनको उनकी जय जयकारे करने आते थे। ये नहीं हो सकता था हम्म। कि आप, अखिलेश यादव के 47 एमएलए हो गए थे 17 के चुनाव में, इसके हम्म। बावजूद किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप अपोजिशन के नेता को जाकर के हाथ लगा दें। ये देश के किसी भी राज्य में है, पार्टी हार जाती है इसका ये मतलब थोड़े है, लेकिन बंगाल में देखिए। और आप अपने एक पार्टी के वर्कर जो हिंसा का शिकार हुआ था उससे मिलने गए थे, तो आप तैयारी के साथ जाते ना, वहां आपका लोकल नेता होता, आपके लोकल विधायक, पूर्व विधायक जो काउंसलर हैं वो होते, आपके साथ 2-4 गाड़ियां होती, आपके समर्थक होते, लेकिन आपको घेर करके लोगों ने कॉलर पकड़ के फाड़ दिया, अंडे फेंके, पानी फेंके, आपके ऊपर लपड़ थप्पड़ जो होता है हम लोग के यहाँ वो चला आपके ऊपर। और बिल्कुल। कल्याण बनर्जी को लोगों ने अटैक किया, वो सिर दिखा रहे थे कि हमको मार दिया लोगों ने, लोग दौड़ा करके पीट रहे हैं लोगों को, और आपका एमएलए, आपका काउंसलर जो वो बेंच पलंग के नीचे घुस करके जान बचा रहा है। आपके पूर्व हम्म। विधायक देश छोड़ करके भागने की कोशिश में गिरफ्तार हो रहे हैं। जावेद हम्म। खान नेपाल के बॉर्डर से अरेस्ट हुआ है, जो जहांगीर खान जो फालता से लड़ने के लिए अपने को पुष्पा बताता था कि हम पुष्पा हैं, वो अजय हम्म। पाल शर्मा, जब अजय पाल शर्मा के लिए सिंघम कहा गया तो उसने कहा कि हम पुष्पा है, तो भाग रहा था, नेपाल के बॉर्डर पर पकड़ा गया। वो बताइए। वो जी। वो एक कौन शौकत मुल्ला, इनका बांग्लादेश भागने के चक्कर में बांग्लादेश के बॉर्डर पर पकड़ा गया। तो हम्म। ये स्थिति आपकी हो गई है इस राजनीति में, और आप किसी के प्रोटेक्शन के लिए, किसी के साथ उतर के लड़ने के लिए बंगाल में नहीं उपलब्ध है, ना आप ना हम्म। अभिषेक बने। तो ये तो अपोजिशन की दुर्दशा होनी थी, तो ये हो रही है ज्ञानेश्वर जी। धीरे धीरे अगर लोग नहीं सड़क पर उतर के आंदोलन का रास्ता चुनेंगे, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो या कोई हो। देखिए, हेमंत सोरेन इसलिए बच गए कि हेमंत सोरेन ने लड़ाई लड़ी, हेमंत सोरेन की पत्नी ने सड़क बिल्कुल। पर उतर के लड़ाई लड़ी, वो जेल चले गए, हेमंत सोरेन कंप्रोमाइज नहीं जी। किया। और कल्पना हम्म। सोरेन गांव गांव घूमी, तब जाकर के वो बचे हुए। जब आप बिल्कुल। लड़िएगा जमीन पर उतर के तो बचिएगा, नहीं तो दूसरी कोई गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं होती है कि आप घर में चिट्ठी लिख करके और सर्वदलीय बैठक करके और ट्विटर पर अपील करके और आप अपना अस्तित्व बचा लेंगे, वो नहीं हो सकता। तो लड़िएगा तो बचिएगा। चलिए अब चलते हैं बिहार की ओर। उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश। देखिए, दीपक प्रकाश तो एमएलसी बन नहीं पाए, और अब क्या करेंगे? मंत्री बने हुए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा देने के मूड में भी नहीं है, और बीजेपी भी इस्तीफा लेने के मूड में नहीं है। तो क्या नवंबर तक वह मंत्री बने रहेंगे? और मंत्री बने रहेंगे तो क्या प्रासंगिकता होगी, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या अधिकारी उनकी बात सुनेंगे? और उपेंद्र कुशवाहा का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से वह पद को ठुकराते रहे हैं और इस्तीफा देते रहे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश
ने फिर कल कहा कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल से 15 अप्रैल को ही हटाया था। तो बिहार में क्या बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है कि मुझे बर्खास्त नहीं करना है या जबरिया इस्तीफा नहीं लेना है, और दीपक प्रकाश सोच रहे हैं कि चलो इसी बहाने नवंबर तक तो मंत्री बने रहेंगे, बीच में कोई रिक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। ये कौन सी रणनीति है, राजनीति है अजीत जी? हम लोगों ने आरसीपी सिंह के वक्त भी देखा था कि उनसे नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया था कार्यकाल के अंतिम दिन तक। देखिए वो उनके उनसे जो है ज्ञानेश्वर जी, हम वही तुलना करिए आप आरसीपी सिंह को लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। उपेंद्र हम्म। कुशवाहा एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले थे, मोरालिटी की पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, अभी भी हैं। जी। हम्म। तो उन्होंने उनके बारे में, आरसीपी सिंह के बारे में थे कि उन्होंने नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर केंद्र में मंत्री पद स्वीकार कर लिया है, और इससे निश्चित रूप से नीतीश कुमार नाराज हुए थे, और तभी ये 7 जुलाई 2021 को मंत्री बने थे केंद्र में, 2021 में आरसीपी जी। सिंह। और जी। जुलाई 2022 में, 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के टिकटों की घोषणा हुई। उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था, और हम्म। ज्ञानेश्वर जी उन्होंने 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया था आरसीपी सिंह। वो चाहते, उनको बिल्कुल। कोई नहीं हटा रहा था, उनको नरेंद्र मोदी नहीं हटाने जा रहे थे। वो भी जी। चाहते तो अगले 6 महीने तक वो मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को खत्म हो गया। उन्होंने मतलब इस बात का इंतजार नहीं किया कि उनको राज्यसभा की टिकट नहीं मिली है तो हम खींचते रहे महीने 2 महीने या 10 दिन और खींच ले हम लोग। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो राज्यसभा की सीट नहीं मिली, पार्टी का जब जेडीयू के कैंडिडेट अनाउंस हो गए, उनका नाम नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी। अब आप ये सोचिए कि अब क्या गुंजाइश है दीपक प्रकाश के लिए, जब आपको एमएलसी की वैकेंसी आई और उसमें आपका नाम नहीं आया, तो अब आपको, आपकी नैतिकता क्या कहती है? मोरालिटी की पॉलिटिक्स करते हैं आप, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब आप अगर ड्रैग करते हैं इस बात को, तो ये इसका मतलब आप बीजेपी के पेशेंस की भी परीक्षा ले रहे हैं, या जनता के बीच में आप कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। तो ये क्या नैरेटिव होगा? ये क्या, इससे क्या नैरेटिव बनेगा कि आपको एमएलसी नहीं बनाया गया तब भी आप मंत्री पद पर बने रहे? इससे कोई आपका आपकी जो राजनीति थी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा? लोग आपको बड़ा महान मानने लगेंगे, जुझारू लड़ाकू मानने लगेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। उल्टे आप लेम डक मंत्री हो गए। अब आपके बारे में ये ब्यूरोक्रेसी में मैसेज हो गया, जनता में मैसेज हो गया कि आप अब एमएलसी नहीं है, अब नहीं बन पाए हैं, तो अब जितने दिन तक गिनती के दिन है आपके मंत्री पद से, उसके बाद आपको हट जाना होगा। और दूसरे किसी तरीके से आपको एमएलसी या एमएलए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो सामने जो आई हुई थी, जो वैकेंसी थी जिसमें आपके जाने की चर्चा थी, जब उसमें नहीं भेजा तो आगे आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट थोड़ी लिया जाएगा। और देखिए ना, पहले तो चर्चा हुई थी कि मंगल पांडे वाली सीट पर ही इनको भेज दिया जाएगा 4 साल वाले के लिए, उसमें नहीं भेजा गया। 6 साल वाले, फिर कहा गया कि नहीं 6 साल के लिए भेजा जा रहा। अब आप क्यों बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, क्या करेंगे बने रहकर? क्या बीजेपी के साथ कोई बातचीत हो गई है, यह भी बताइए, क्योंकि पर कल सुबह तक इंतजार हो रहा था कि 10वां उम्मीदवार भी बनने को तैयार है 9 सीटों के लिए, लेकिन उसके लिए भी मंजूरी नहीं मिली, तो फिर क्या? नहीं, तो अभी तो कोई बातचीत भी नहीं हो सकती है ना। अभी क्या बातचीत होगी? अभी बातचीत करके भी बीजेपी कुछ दे नहीं सकती है ना। जब बीजेपी ने सामान्य रूप से वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी में नहीं किया, तो अलग से आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट थोड़ी किया जाएगा। और हम लोग इस चर्चा कर ही चुके हैं कि बाई इलेक्शन नहीं होना है। स्नेहलता कुशवाहा अगर सीट छोड़ती है तो बहुत डायसी है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां से चुनाव जीतना, तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए अब क्या गुंजाइश है? दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है अभी। अगर नहीं हुआ है तो ग्रेसफुल तरीके से ये, इसलिए हमने पहले कहा था कि अगर कि नॉमिनेशन का समय समाप्त होने के बाद 8 तारीख को, 8 जून को नॉमिनेशन का समय समाप्त होने के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब ये जिद, इस जिद का कोई मतलब नहीं है। अब आप इससे कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप इससे बीजेपी को विलन नहीं बना पाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को विलन बना देंगे इससे, और जनता कुशवाहा समुदाय में ये मैसेज जाएगा कि देखिए क्या हमारे साथ अत्याचार हुआ, तो ये नहीं चलेगा। जब कुशवाहा समाज भी समझ रहा है कि मुख्यमंत्री बना होने भी नहीं देगी, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा है और बिहार में कुशवाहा राजनीति को पूर्ण रूप से साधना है बीजेपी को, तो इसके लिए मौका कहां देगी उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश को कि कुशवाहा की राजनीति आप कर लीजिए? हाँ, वही कोई ऐसी सहानुभूति आपके साथ नहीं होगी। देखिए, जब मंत्री बनाया गया था तो हर व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात थी कि जब आपको राज्यसभा मिला हुआ है, आपकी पत्नी एमएलए जीती हुई है, 4 एमएलए हैं, तो उनमें से किसी को मंत्री बनाने के बदले आप बेटे को मंत्री बना रहे हैं जो न एमएलए है न एमएलसी है। तब चला मान लिया गया कि बना दिया जाएगा, उनको एमएलसी बना दिया जाएगा। जब नहीं बनाया गया तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो जाएगी अगर नहीं बनाया गया है। सहानुभूति होती अगर वो एमएलए होते और मंत्री पद नहीं मिलता या हटा दिया जाता, तब सहानुभूति होती। आप तो एमएलए ही नहीं है, ना एमएलसी बने, और आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आप बना सकें एमएलसी।
तो आप निर्दलीय लड़के बन जाते, जो आप जुटा लेते। अगर ऐसा होता तो वैसा भी कारनामा बिहार के लोगों ने किया हुआ है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सांसद थे और 1.25 साल 1.5 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब नीतीश कुमार से अलग हुए और राज्यसभा छोड़ करके और निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो आप उस तरह की भी चीज नहीं कर, और जीते भी वहां से बांका से। तो ये इस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने 3 साल की राज्यसभा छोड़ दी थी, कोई नहीं छोड़ता, हम 10 बार ये बात कहे हुए हैं। 3 साल की राज्यसभा बची हुई थी और उन्होंने छोड़ दिया राज्यसभा, और उसके बाद एमएलसी में भी 3 साल या 4 साल का टर्म बचा हुआ था जब उन्होंने छोड़ दिया। तो उस नाते लोग आपको मानते हैं कि आप लड़ाकू नेता हैं, एक लड़ने वाले, मूल्यों की राजनीति करते हैं, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मोरालिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। और यहां जब आपको नहीं मिली तो आप ग्रेसफुली छोड़ दीजिए ना, अपनी शिकायत बीजेपी से रखिए, और जब मौका आए तब इतनी शक्ति है अगर तो बीजेपी को दिखाइए अपनी ताकत। लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं तो ये फिर इस अच्छा, कोई भी गुंजाइश दिख रही होती दूर में भी कि हो सकता है कि हो, तो अब तक कोई ना कोई बयान आया रहता आपकी तरफ, मतलब कुशवाहा जी की तरफ से आता या बीजेपी की तरफ से आता, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति ये इंतजार कर रहा है कि आप स्वयं से छोड़ दीजिए। बीजेपी नहीं छुड़वाएगी, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकारी अधिकारी काम करते रहेंगे, फाइल चलती रहेगी, उस तरह से मंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो हम लोग नीतीश कुमार के बारे में जो बात कहते थे ज्ञानेश्वर जी की, जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया तो उसके बाद कोई अथॉरिटी नहीं रह गई। आप राज्यसभा जा रहे हैं तो आप लेम डक सीएम है, ऐसे ही जब आपको एमएलसी नहीं मिल रहे तो आप लेम डक मिनिस्टर हैं, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसी जगह मंत्री बने रहने के लिए आप क्यों बैठे हुए हैं कि नाम के आप मंत्री बने रहेंगे? इसको, इनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ करके मैसेज देना चाहिए कि हमने छोड़ दिया, हमको एमएलसी नहीं हुआ, हम छोड़ दीजिए, फिर आप घूमिए। दीपक प्रकाश तो नौजवान आदमी है भाई, घूमे इलाके में जाए, पूरा बिहार भ्रमण करे, पद यात्रा करने निकले ना भाई। बिहार में कोई नेता पद यात्रा नहीं करता है, पद यात्रा कराइए उनसे, जैसे वो जगन मोहन रेड्डी ने किया था। उनके पिता जब का निधन हुआ, उनको नहीं बनाया कांग्रेस ने, तो वो उन्होंने पद यात्रा की। जब वो जेल चले गए तो उनकी बहन ने और मां ने पद यात्रा की थी, और बाद में सर आंखों पर बिठाया, आंध्र प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप पद यात्रा करिए, निकलिए पैदल, जनता के बीच में जाइए, अपनी बातें रखिए और बताइए कि आपको जितने दिन का मौका मिला उसमें आपने कितना काम कर दिया पंचायती राज में। तो राजनीति ये होती है ना, आप इसमें आपको आपकी शहादत नहीं हो सकती है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं देती बीजेपी, तब एक शहादत थी वो, तब वो लड़ते, उसमें शहादत होती। इसमें कोई शहादत आपको नहीं मिल रही। आपका लेजिटिमेट क्लेम नहीं है, आपका ऐसा नहीं है कि आपका राइटफुल क्लेम है कि आपको एमएलसी दिया ही जाए। बिल्कुल, तो आपको शहादत नहीं मिल सकती है। और देखिए विपक्ष की राजनीति क्या है और विपक्ष क्यों कमजोर हो रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश को लेकर बिहार में क्या और क्या होना चाहिए और क्या जरूरी है, यह भी समझने का प्रयास आज हम लोगों ने किया। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिए, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।